नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते राज्य अलग अलग स्तरों पर अपने स्थानीय उपाय अपना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के साथ एक संवाद हुआ, बैठक हुई, जिसमें इस स्थिति से बाहर आने के लिए उपायों की चर्चा की गई और रणनीति क्या हो और किस तरीके से संक्रमण के खतरे को रोका जाए, इस पर गहन मंथन हुआ। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में कुछ राज्यों में संक्रमण का ये दौर अचानक तेज क्यों हो रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए क्या बेहतर रणनीति अपनाने की जरूरत है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सरीन साहब, जो कि सदस्य हैं, जो कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है कोविड संक्रमण से निपटने के लिए। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान आर के श्रीवास्तव साहब हैं। आर के श्रीवास्तव साहब पूर्व महानिदेशक हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार में रहे हैं। सर स्वागत है। और डॉक्टर सुमित अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो कि आईसीएमआर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में डॉक्टर सरीन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब देखते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, एक वक्त में पीक दिख रहा था, अब दिल्ली सेंटर पॉइंट में दिख रहा है। हालांकि इसके अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ और राज्य जहाँ पर अचानक ज़्यादा संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं। क्या वजह नज़र आ रही है और आज जो बैठक हुई, किस तरीके से उसमें से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई है? देखिए, ऐसा है कि ये ज़रूर हम कहते हैं कि अब हमने बहुत कुछ सीखा है इस बीमारी से, परंतु फिर भी हम ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हमने पहले इसके उपाय माने थे इसकी रोकथाम के लिए, अभी भी हम वो ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम इस बीमारी को देखें तो सबसे पहले तो ये देखा गया था कि सब लोग भयभीत हो गए थे कि भाई ये कौन सा ऐसी बीमारी आ गई है, और इसके बारे में जानकारी बिल्कुल ही नहीं थी। और फिर शुरू हुआ वो दौर जहाँ पे हमने कहा कि भाई मास्क ज़रूर लगाइएगा, हाथों को अच्छी तरह साफ स्वच्छ रखिएगा, सैनिटाइज कीजिएगा और कुछ दूरी रखिएगा, 2 गज की दूरी कहा जाता था। और जब ये चीज़ें शुरू हुई तो भय से हम गुजरते हुए आगे बढ़े और जनसंख्या ने इन जितने भी हमारे ये रोकथाम के कार्यक्रम थे, इन सबको अपनाया। और आपने देखा कि जैसे-जैसे कोरोना के केसेस अलग-अलग स्थानों में बढ़े, परंतु फिर उसके बाद थोड़े स्थिर हो गए। और कई बार तो फिर ये भी समाचार आए कि भई अब हम पीक पे पहुँच गए हैं, अब हम उतरने वाले हैं, वगैरह-वगैरह। परंतु कुछ महीनों बाद ये देखने में आता है कि हम वापस उसी रास्ते पे ही आ रहे हैं, जहाँ से हमने शुरुआत की है। और ये क्यों? ये इसीलिए लगता है कि भई ये जानते हुए कि हमको ये तीनों उपायों पर चलना है, फिर भी लापरवाही है। जनसंख्या में अब एक कैजुअल सी अप्रोच आ गई है। कई बार तो ये सोचते हैं कि क्या ये फटीग ही तो नहीं है, डिजीज़ का एक फटीग हो गया है, और लोग ये सोचें कि भई अब जिनको होना है कोरोना उनको तो होके रहेगा और अब हमें ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं कि भीड़-भाड़ के इलाकों में लोग अभी भी वैसे ही जा रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि अब कुछ त्योहार आए हैं और त्योहारों को भी अभी की भारत सरकार ने भी और अन्य जो स्टेट्स हैं उनकी सरकारों ने भी एक बहुत ही नियमित रूप से सलाह दी थी कि भाई इस तरह से आपको ये जो भी त्योहार हैं उनमें सावधानियां इस्तेमाल करनी है। परंतु फिर भी देखने में ये आता है कि कहीं चूक हुई है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये बीमारी का जो दौर है ये बढ़ता जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में ये भी है कि भई सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में इसका थोड़ा-सा प्रभाव ज़्यादा रहता है, खाँसी ज़्यादा रहती है और बाकी अन्य बीमारियाँ भी ज़्यादा रहती हैं, जैसे लंग्स की, फेफड़ों की और भी बीमारियाँ हैं, वो भी ज़्यादा रहती हैं। उसी तरह से ये बीमारी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और पॉल्यूशन के एक मतलब कहना चाहिए कि भई चोट जो है, वो भी इस बीमारी को आगे बढ़ा रही है। ओके। पॉल्यूशन के होते हुए ट्रांसमिशन रिस्क भी जो है इस बीमारी का बढ़ रहा है। और जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में तो मैं ये कहूँगा कि भई हम तीनों चीज़ों से ही
निपटने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से भी और पोल्यूशन से भी और सर्दी की बीमारियों से भी। सो इस करके ये चीज़ देखने में आती है कि अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। डॉक्टर सुमित, क्योंकि आईसीएमआर लगातार इसको लेकर अलग अलग अध्ययन करता है और जो देश के अलग अलग राज्यों से आंकड़े जुटाता है, क्या कोई खास वजह नज़र आ रहा है कुछ जो राज्य हैं और ख़ास उन राज्यों में भी मैं कहूँ कि कुछ ज़िलों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, इसके पीछे कोई एक ख़ास वजह या ट्रेंड जो दिख रहा है? और दूसरा ये कि जब पॉल्यूशन या फिर सर्दी, ये जो फैक्टर हैं, क्या इनका योगदान इतना बड़ा है कि इसके पीछे नंबर्स बढ़ रहे हैं, या फिर जैसा डॉक्टर सरीन ने कहा कि धीरे धीरे लोग थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच में हैं और टेस्टिंग को लेकर भी अब वो गंभीरता नज़र नहीं आ रही? शायद ये लोग एक एटीट्यूड बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर टेस्ट करा लेंगे, पॉजिटिव होंगे, तब भी 10 या 15 दिन में हम ठीक हो सकते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप टेस्ट ना कराएं, और उसके चलते संक्रमण जो है उसका खतरा बढ़ रहा है। जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। एक्चुअली जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों में कैजुअल अप्रोच आ गई है, जैसा कि डॉक्टर सरीन ने भी कहा, बहुत सारे लोगों में कैजुअल अप्रोच आ गई है, थोड़ा-सा डर खत्म हो गया है चीज़ों के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जैसे कि हम इस पूरी महामारी को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। चौथा जो हिस्सा है उसके अंदर लोगों को पता है कोरोना क्या है, उन्होंने इसको प्रकोप भी बढ़ते हुए देखा है, हमने पीक भी देखा है पिछले कुछ महीनों में, और अब इसका पीक जो कम हो चला है, मगर अब लोगों में थोड़ी-सी कैजुअल अप्रोच आ गई है, क्योंकि वो जो भी आंकड़े देखते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों में मोर्टेलिटी रेट भी पहले से कम हो गई है। तो इस वजह से उनमें एक कैजुअल अप्रोच आ गई है, और जैसा डॉक्टर सरीन ने भी कहा अभी कि पिछले महीने और इस महीने बहुत ही फेस्टिवल्स आए हैं, जो दिवाली है, दशहरा है और भी कुछ फेस्टिवल्स आए हैं। उसकी वजह से लोगों का आपस में मिलना-जुलना, आवागमन और मार्केट में आना-जाना भी बढ़ा है। साथ में जो भी नॉर्म्स पहले फॉलो किए जा रहे थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क का उपयोग हो या फिर वो हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग हो, इन चीज़ों को उपयोग करने में थोड़ी-सी शिथिलता बरत रहे हैं लोग। और दूसरा, जहाँ पहले लोगों को समझाया गया था और समझ में आया था कि जो लोग हाई रिस्क पर हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या फिर प्रेग्नेंट महिला हों, वो लोग अपने आप को बचा रहे थे। मगर अब ऐसा नज़र में आया है कि ये लोग भी मार्केट में नज़र आने लगे हैं और बेवजह भी ट्रैवल और टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। सो ये सब इन इन सब कारणों की वजह से डेफ़िनेटली नंबर में वृद्धि आई है। और इन सब चीज़ों के अलावा जैसा आपने कहा कि कुछ स्टेट जैसा है जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरला है, इन स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और पूरे स्टेट्स में नंबर्स बढ़े हैं डेफ़िनेटली। सो ये वो स्टेट हैं जहाँ पे ये इन चीज़ों का प्रभाव सबसे पहले दिखने लगा है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट इन सब चीज़ों से अछूते रह जाएँगे। हो सकता है कि बाकी स्टेट्स में भी इस टाइप का एक पैटर्न हमें देखने को मिले। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, दोबारा से रीइन्फोर्स करनी है ये चीज़ें, कैजुअल टेस्टिंग नहीं करनी है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि लोगों ने जाँच करवाने के अंदर अब थोड़ी शिथिलता ले आए हैं, थोड़े सिम्पटम्स को इग्नोर करने लगे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली ये भी एक पैटर्न देखा जा रहा है, लोग अब थोड़ा-सा कैजुअल लेने लगे हैं सिम्पटम्स को, फ़ीवर को, कोल्ड को, तो वो ऐसा ना लें। और जो भी जाँच के लिए आईसीएमआर द्वारा निर्धारित और भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है, उनको फ़ॉलो करते हुए जाँच करवाएँ। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर सरीन साहब ने भी कही, वो ये है कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियाँ आने की वजह से और दूसरा एक पॉल्यूशन एक फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ाएँगे। तो डेफ़िनिटली हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा, दोबारा से रीइन्फोर्समेंट करना होगा सब चीज़ों ओके, का। श्रीवास्तव सर, क्योंकि जब हम राज्यवार देखते हैं आंकड़ों को, और कुछ राज्यों ने बढ़ते आंकड़ों के बीच संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं, अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं पर रात का कर्फ्यू लागू करने की बात हो रही है, कहीं पर कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स के जो खुलने का वक्त है उसको कम किया गया है। कुछ राज्य जो है अपने बॉर्डर पर टेस्टिंग को कंपलसरी कर रहे हैं, या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो रही है। किस तरीके से इस संक्रमण से बचने या इसको रोकने के लिए नई रणनीति जो है वो क्या हो सकती है, और जो इस तरीके से राज्य से अपना रहे हैं, क्या वो एक बेहतर विकल्प है या कुछ और हो सकता है? सुशांत साहब, अब करीब 10.5 महीने हो गए हैं
10.5 महीने के बाद अगर हम देखें अपनी सिचुएशन को, हम्म, तो हमारी रणनीति तो आज भी वही की वही है जो शुरू में थी। रणनीति के अंदर हमारी कोई भी फर्क नहीं है, और वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर जितनी भी गाइडलाइन निकली है उनके अंदर बयान की गई है, हर स्टेट को बताई गई है, और हर स्टेट उस पर कार्य कर रहा है। अब हो क्या रहा है इस सिचुएशन के अंदर कि हमें जो पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए इस सिचुएशन का, आज जो बैठक हुई है उसके अंदर जो 10 महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जहां पे कि ये बीमारी बढ़ रही है, उनकी सिचुएशन को एनालाइज करके जो पुरानी हमारी रणनीति थी उसी के अंदर क्या क्या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कमियां रह गई हैं, उनको पहचान करके उनको दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो किसी भी पेंडेमिक के अंदर जो चीजें होती हैं उसका सबसे पहला शुरुआती दौर होता है जो 2-3 महीने रहता है कि सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करके एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए। जी, वो सिस्टम डेवलप हो गया पब्लिक हेल्थ के अंदर। फिर अल्टीमेट दूसरा सिस्टम होता है कि दूसरा स्टेप होता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसका सब्जेक्ट मैटर उसे दे दें। स्टेट को दे दिया गया, स्टेट को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दे दिया गया। अब तीसरा स्टेप होता है जो कि हम आज कर रहे हैं, वो है इसका रिव्यू। इस रिव्यू के अंदर जो देखा गया वो ये देखा गया है कि केस पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के अंदर, केस पॉजिटिविटी रेट राजस्थान के अंदर, केस पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा है। और वो ऐसा नहीं है कि इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉकेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे पूना और पूना के आसपास, मुंबई और पूना के आसपास, पूना का एरिया जो है 31% वहां पे पॉजिटिविटी है। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर है। तो इस प्रकार के जोन भी, हॉटस्पॉट भी, हॉट डिस्ट्रिक्ट भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब वहां पे जब आप देखते हैं कि वहां पे क्या चीज रह गई है कमी, तो कमी रह गई है कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि गाइडलाइंस है, उनको अडहियर करने की, एक उसको एनफोर्स कराने की बहुत शिद्दत से जरूरत जो है इस मीटिंग के अंदर महसूस की गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, और हर स्टेट को इंस्ट्रक्ट भी किया गया। दूसरी चीज हमारी टेस्टिंग का है। टेस्टिंग के अंदर हमारे 2 चीजें जाती हैं, एक रैट जाता है और दूसरा रैपिड टेस्ट, वो RT-PCR जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर रैट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस आ गया था, बहुत ज्यादा रैट हो रहा था, तो उसकी वजह से एक रेट बढ़ने की संभावना बनती है, तो उसको राशनलाइज करने की दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज जो है कि जो हमारी आधारभूत हमारा इसकी सुरक्षा है, जिसके अंदर सब लोग कह रहे हैं कि कंप्लीसेंसी आ गई है आम पब्लिक के अंदर, उस कंप्लीसेंसी को दूर करने के लिए जो एडवोकेसी है और जो प्यूनिटिव एक्शंस है उनको बढ़ाए जाने की बात हुई होगी। और एक आध स्टेट ऐसी है जहां पे कि फर्टिलिटी रेट बढ़ा है, जैसे कि राजस्थान है, जी, तो वहां पे इसकी हॉस्पिटलाइजेशन कैपेसिटी और इंडोर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बढ़ाई गई होगी। लेकिन ये सब जब स्टेट के साथ डिस्कस किया गया होगा तो हमारी आधारभूत जो नीति है, वो रणनीति वही रहेगी, बाकी उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से टारगेटेड वे के अंदर हम इम्प्रूव कर पाए। और ओके, साथ ही मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत वैक्सीन पे भी चर्चा हुई होगी कि आगे उसे कैसे करना है। जी। डॉक्टर सरीन, जो डॉक्टर श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि जिस तरीके से जो महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जो फेज़ है उस नज़रिए से इस वक्त क्या नए कदम हैं जिनके बारे में राज्यों को बताया गया है, या फिर राज्य और केंद्र मिलकर अब नए कदम, या कहूँ कि नई रणनीति, या जो भी पुरानी रणनीति उसको कैसे दोबारा से रीइंफोर्स करना है, उस पर खास फोकस देने की कोशिश की गई है, या कुछ और नया? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारे जो हथियार हैं इस युद्ध में, वो हथियार अभी तक तो वही हैं जो पहले थे, जिनसे हमने शुरुआत की थी। पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो हम पूरी तरह से नहीं ले पाए हैं। जहाँ-जहाँ हमने उसकी यूटिलिटी पूरी तरह से ली है, वहाँ-वहाँ उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें कामयाबी भी मिली है।
परंतु अधिकतर अगर हम देखें तो वो लैक्सिटी ही है। अब इन जो 8 या 10 स्टेट्स हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि इसका प्रकोप ज्यादा रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रैवल भी ज्यादा है, यहाँ पे माइग्रेशन इश्यूज भी ज्यादा हैं, यहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स भी ज्यादा हैं। तो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये जितने एडेड फैक्टर्स हैं हम्म, वो भी इस बीमारी की ट्रांसमिशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका। तो हमको सब तरह से इसका देखना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन से इसको समझेंगे। ये एक मल्टी प्रोंग अटैक होता है और अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए होंगे तो फिर ये यकीनन कह सकते हैं कि बीमारी तो फैलेगी ही। अदर पार्ट जो है, एक तो है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इन तरीकों से। द नेक्स्ट थिंग इज जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके लिए वी शुड हैव प्रॉपर सिस्टम्स। तो जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके लिए ये तो ठीक है भाई, उनको आइसोलेशन में रखा जाए। पहले तो ये था कि भाई एक कोई सेंटर फैसिलिटी रहेगी, कोरोना सेंटर पे आइसोलेट करेंगे, फिर आ गया कि घर पे ही करेंगे। अब घर पे आइसोलेशन वास्तव में इतनी सहज नहीं है, घर के अंदर आइसोलेशन करना कठिन है। तभी हम देखते हैं कि आज के दिन में काफी हद तक ये, अगर परिवार में एक जन कोविड पॉजिटिव है तो बाकी अन्य जनों भी कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। तो ये जो चीजें हैं इन सब के ऊपर गौर करना बहुत ही आवश्यक है। ट्रीटमेंट जो है इसका, देखिए अभी तक डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है, परंतु ये जरूर है कि जो कुछ भी दवाइयां हैं, ताकि भाई जो मरीज है उसमें मोर्टेलिटी जो है वो कम हो, उसके जी। ऊपर ज्यादा ध्यान है जहां तक मैं समझता हूं ट्रीटमेंट का। लेकिन तो सर, क्या मोर्टेल जो संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे कि कुछ राज्यों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि पार्शियल लॉकडाउन या फिर कुछ समय के लिहाज से बाजारों को बंद रखना, या फिर जो इवन ऑड सिस्टम पहले अपनाया गया था लॉकडाउन के वक्त में उसको रीइंफोर्स करना, कुछ उस तरह के उपायों पर भी क्या चर्चा हुई है और क्या उसकी तरफ राज्य बढ़ सकते हैं? और एक कॉमन कोई क्राइटेरिया हो जिसकी तरफ क्या राज्य बढ़ेंगे, या राज्य अपने स्पेसिफिक जो उपाय हैं वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं? देखिए हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइड करती है स्टेट्स को कि भाई हमारे लिहाज में ये एक बेस्ट तरीका है, बाकी आप अपने स्टेट को बेहतर जानते हैं और उस हिसाब से आप इन गाइडलाइंस को अडॉप्ट कीजिएगा। तो हर स्टेट जो है अपने अपने तरह से करती है। अब जैसे कई लोगों ने बॉर्डर ही सील कर दिए हैं, कई लोगों ने बॉर्डर के ऊपर ये जरूरी कर दिया है कि भाई आप टेस्टिंग कराएंगे, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप भैया इस स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। फिर बाकी स्टेट्स के अंदर जैसे टेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात थी, उसके अंदर भी कि आरटी-पीसीआर होना चाहिए, क्योंकि ये वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। परंतु उसका रिपोर्ट जो भी है आज के दिन में अभी भी हम उसका टाइमली नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी मरीज की हम आज टेस्टिंग कराते हैं तो उसका कम से कम 2 दिन लगते हैं उसकी रिपोर्ट। अब वो 2 दिन हम कह तो देते हैं भाई आप 2 दिन आइसोलेट रहो, पर मरीज आइसोलेट नहीं रहता। अगर वो पॉजिटिव है, वो बीमारी फैला रहा है, वो अपने परिवार में भी फैला रहा है, और जैसे कि अभी त्योहार थे या वैसे भी वो मार्केट जाता है, करता है, तो वो बीमारी फैला रहा है। मतलब आवश्यकता ऐसी टेस्ट की है जो सेंसिटिव भी हो और उसका नतीजा जल्दी भी मिले। अब ओके। रैपिड टेस्ट का नतीजा तो जल्दी आ जाता है, आधे घंटे में आपको नतीजा उसका मिल जाता है, परंतु वो इतना सेंसिटिव नहीं है। 50% के आसपास उसकी सेंसिटिविटी है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो रैपिड टेस्ट में नेगेटिव हैं और फिर वो पीसीआर कराते ही नहीं है, बिल्कुल। आरटी-पीसीआर। वो कहते भी हम तो नेगेटिव हैं तो हम ठीक हैं और हम अपना बाकी काम करेंगे। और उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं भाई, अभी आपको देखो, आप हाई रिस्क पे हैं, आपको सिम्टम्स हैं, आप इन कांटेक्ट रहे हैं, तो आप अपना आरटी-पीसीआर कराइएगा। तो काफी हद तक ऐसा भी है कि इतने जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वो आरटी-पीसीआर पॉजिटिव निकलते हैं, चाहे वो रैपिड टेस्ट नेगेटिव भी हो।
तो मैं ये कहूंगा कि विज्ञान में भी अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है। ये वायरस का जो ज्ञान है, जो प्राप्त हुआ है, अभी भी हम इसको, इन इश्यूज को लेके, डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को लेके अभी भी बहुत कमियां हैं। और अभी आज भी जैसे मैंने कहा, हथियार वही रहेंगे कि भाई अपना मास्क पहनो ताकि ट्रांसमिट ना हो, हाथ अच्छी तरह धो, सैनिटाइज योरसेल्फ, कम से कम बाहर जाओ। अगर आपके परिवार में कोई यंगर लोग हैं, उनको बाहर भेजो जरूरी अपने काम काज के लिए, रादर देन एल्डरली लोग जो जाते हैं। मतलब ये सब जितनी चीजें हैं, इसका आपको जब तक हमारे पास इसका एक स्ट्रिक्ट उपाय नहीं आ जाता, क्योंकि जी वैक्सीन, देखिए वैक्सीन भी आएगा जरूर, कुछ महीने लगेंगे, परंतु पूरे देश में हर प्रत्येक व्यक्ति को देना, उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, सबसे एक बड़ा पहले चैलेंज भी होगा और जब आएगी उस वक्त में चैलेंज देखना होगा कि कौन सी कितनी एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन श्रीवास्तव सर, 3 बड़े पॉइंट जो किशोर साहब कह रहे हैं कि पहला ये कि क्या होम आइसोलेशन का फॉर्मूला कारगर नहीं दिख रहा है और उसके चलते संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। दूसरा कि अनलॉक के बाद क्या एक माइंडसेट आम पब्लिक का ये हो गया कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ खुल गया, इसलिए वो कैजुअल अप्रोच के साथ बाजार जा रहे हैं या सब जगह निकल रहे हैं और जहाँ पर ज़रूरी काम नहीं है वहाँ पर भी वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, और इसे बदलने की ज़रूरत है ख़ासतौर पर इन राज्यों में या उन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में। देखिए, आपने जो 2 चीजें स्पेसिफिकली कही हैं, वो दोनों चीजें अपनी जगह पूरी तरीके से दुरुस्त है। अगर आप देखें कि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के पीछे ये मोटिव था कि हमारा इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो रेस्टोर हो। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया का इस प्रकार से समझना कुछ लोगों के लिए था जो बिजनेस सेक्टर में थे, मार्केट के सेक्टर में थे। आम पब्लिक का जो समझना था उस समय कि हमारे ऊपर जो लगाए गए रेस्ट्रिक्शन है वो कम हो रहे हैं। तो जब लगाए गए रेस्ट्रिक्शन कम हो रहे हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप ने इसको डिफरेंट तरीके से लिया। जो बूढ़े लोग थे, जो हाई रिस्क वाले थे, वो फिर भी अपने आप को ये मान के चले कि हमें एहतियात अच्छी तरीके से लेना है। लेकिन जो यंग जनरेशन और मिडिल एजेड पर्सन, ऑफिस गोइंग पर्सन, उनके पास 2 कंपल्शन आ गए थे। एक कंपल्शन तो थोड़ा सा जो यंग एज का बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर की लेट अस गो एंड पार्टी, हम मार्केट चलते हैं, मॉल चलते हैं, घूम ही आएंगे। ये एक टेंडेंसी आई थी ग्रुप में। और जो ऑफिस गोइंग थे उन पे कंपल्शन आ गया था कि भाई जाना तो है, 3 दिन तो जाना ही है, एहतियात लेके जाएंगे, जितना बरत सकते हैं बरत लेंगे। बच्चों का ये था कि बच्चे बहुत ज्यादा इस पे नहीं आए, लेकिन उनके सोसाइटी के अंदर प्लेग्राउंड खुल गए, गैदरिंग शुरू हो गई। तो इस अनलॉक को डिफरेंट सेक्शन एज ग्रुप ने अलग तरीके से लिया, और उस एज ग्रुप के अलग तरीके से लेने पे जो हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल थे प्रिवेंशन को, ट्रांसमिशन रोकने वाले थे, वो सारे कहीं ना कहीं फेल होने लगे। और दूसरी चीज है कि ये आइसोलेशन वाला जो इशू था, ये आज की तारीख में प्रूवन है कि आइसोलेशन, होम आइसोलेशन किसी प्रकार से भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्योंकि जो होम आइसोलेशन पे देखे जा रहे हैं उसमें करीब 50% ऐसे हैं कि होम आइसोलेशन के अंदर पूरा का पूरा होम टोटल फैमिली मेंबर सब इन्फेक्टेड हो गए। तो अगर हमने एक स्ट्रेटेजी रखी है होम आइसोलेशन की, तो हमें कभी ना कभी तो उसे रिव्यू करना पड़ेगा कि साहब अगर हमने पिछले 1 महीने में 50,000 पेशेंट को होम आइसोलेशन पे रखा और जिसमें 5,000 घर थे या 10,000 घर थे, तो उसमें हमें कितना संख्या, वो सारा टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग इन द होम वो इन्फेक्ट हुए, एक अच्छा नजर आ रहा है। तो ये होम आइसोलेशन की स्ट्रेटेजी भी अब चाहे कंफर्टेबल रहे सरकारों के लिए, बट ये वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जिस रिजल्ट का अपेक्षा थी। तो ये दोनों चीजें, जैसे दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन, अगर आप ज्यादातर केसेस जहां देखेंगे, जिस फैमिली में देखेंगे, जिस अपार्टमेंट में देखेंगे, उसमें एक आदमी के साथ आया, उसके साथ उसे होम आइसोलेशन पे रखा गया, 2-1 दिन में 3-4 आदमी या 2 आदमी जो भी थे, सब फैमिली मेंबर आ गए पॉजिटिव। तो ये चीजें तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक
आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन हर लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं वो अपने अपने तरीके से अलग अलग किए जा रहे हैं, और जो अलग अलग किए जा रहे हैं उसके अंदर जो इरेशनलिटी आ रही है, एक आपने तो एक होम आइसोलेशन का इशू लिया, अब दूसरा एक इशू है कि साहब हम 2 दिन बंद कर देंगे बॉर्डर, बिल्कुल। हम साहब 7 बजे से कर्फ्यू लगा देंगे, अगले दिन सुबह 9 बजे तक लगा रहेगा। तो इस तरीके के जो जो कंप्रोमाइजेज हैं, इन कंप्रोमाइजेज ने भी इसको बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह सहायता करी। ओके सर। तो ये सारी चीजें, इसको जो पब्लिक हेल्थ की भाषा में बोलते हैं, ये लोकल फोकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक स्टेट के अंदर कुछ इलाकों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, उनको उस लेवल के हिसाब से माइक्रो प्लान बना करके अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ता है, उसके अंदर रोकथाम करनी पड़ती है। ओके, वक्त कम है, लेकिन मैं करना छोटा सा पड़ेगा। रिएक्शन चाहूँगा डॉक्टर सुमित आपका, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर जो बात कही सरीन साहब ने कि टेस्टिंग के रिजल्ट अगर 2 दिन या वेटिंग 3 दिन या 4 दिन कुछ राज्यों में दिखता है, इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, संक्रमण के फैलने के पीछे एक कारण है। क्या कोई इसका उपाय फिलहाल नजर आ रहा है या कोई और इसके लिए नई रणनीति हो सकती है? डेफिनेटली यहाँ पे 2 तरह की टेस्टिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 तरह की टेस्टिंग है, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR। रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से हम 2 में से 1 केस मिस कर देते हैं, और इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन है जिसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम ये जांच करते हैं और इसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। मगर इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी एक आदमी का टेस्ट करते हैं, 2 आदमी का टेस्ट करते हैं, एक को हम मिस कर देते हैं पॉजिटिव को। जो रही बात RT-PCR की, RT-PCR बहुत सारी जगहों पे डेफिनेटली 2 दिन, 3 दिन या कभी-कभी 4 दिन भी वक्त लग जाता है, जो कि बहुत कम है। मगर जहाँ पे भी ये वक्त लग रहा है, वहाँ पे अपने स्टेट्स को, राज्यों को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या-क्या कारण हैं, चाहे वो सैंपल कलेक्शन में है, रिपोर्टिंग टेस्टिंग में है, या कई बार रिपोर्ट टेस्टिंग हो जाती है और रिपोर्ट डिस्पैच नहीं हो पाती है, तो रिपोर्ट डिस्पैच में है। तो किस चरण पे, किस जो 4 या 5 स्टेजेस होती हैं सैंपल कलेक्शन से लेकर और रिजल्ट भेजने तक की, जो भी 4 या 5 स्टेजेस हैं, वहाँ पे कौन से चरण में इस रिपोर्ट डिस्प्ले में, डिलीवरी में डिले हो रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जिस ड्यूरेशन में पेशेंट के पास रिजल्ट ना पहुंचती है, उस ड्यूरेशन में वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो राज्यों को कदम लिए जाना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किस तरीके से राज्य तैयार हैं और अलग अलग रणनीति के सहारे जो संक्रमण का खतरा एक बार बढ़ता दिख रहा है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या कदम और प्रभावी हो सकते हैं जो कि शायद इस तस्वीर को रोकने में या जो संक्रमण का फैलाव है उसे रोकने में मदद दे पाएं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।